हेलो बच्चों, क्लास 9th के चैप्टर की एंडिंग चल रही है और लेक्चर नंबर 9 आपके सामने खड़ा हुआ है जो कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया है। और इसी के साथ चैप्टर जो है वो वही मैंने कहा ख़त्म होने वाला है। तो हम जो है अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बायो ख़त्म तो हमारी क्लासेस ख़त्म। तो फिर कुछ 1-2 लेक्चर के साथ हम यहाँ पे मिलेंगे अब। और लेक्चर नंबर 9 को शुरू करते हैं, कुछ एक टॉपिक और साथ में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर फ्लो देख लीजिए, वही पीपीटी देख लीजिए बायो की। 1-2 बच्चे हैं जैसे कि मैंने कहा लेक्चर। मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के अंदर है उसको भी हम देख लेंगे, जो ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको। सबसे पहले बात करें हम मधुमक्खी और पालन किस लिए किया जाता है, तो आपको पता है अगर मधुमक्खी पालन की परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, मधुमक्खियों को पालना, मधुमक्खियों की देखभाल व पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अगर इसी परिभाषा में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूं तो मैं ये लिख सकती हूं, व्यावसायिक उत्पादों के लिए, व्यावसायिक उत्पादों और आवश्यकताओं के लिए मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी की देखभाल व पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो हो सकता है आपको कहीं ये वाली भी डेफिनेशन मिल जाए, क्योंकि हमें शौक तो ना चढ़ा कि हम मधुमक्खियां पालें, तो हम किसी वजह से पाल रहे हैं और वो हमारा है व्यावसायिक, यानी कि हम बिजनेस के लिए पाल रहे हैं या शहद निर्माण के लिए किसी भी रीजन से पाल रहे हैं, तो वो हमारा व्यावसायिक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, उत्पादन हो गया, उसके लिए पाल रहे हैं। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन एक उद्यम कृषि उद्योग बन गया है। ठीक है, शहद आपको पता है आजकल जब से भाई थोड़ा सा वो चला है आयुर्वेद का, तो भाई आपको पता है आयुर्वेद के अंदर शहद की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत तरीकों से शहद हमारे लिए जो है हेल्पफुल होता है, हमारे डाइजेशन को सही रखता है, हमारे स्किन को सही रखता है ना, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इसकी वजह से मधुमक्खी पालन एक जो बड़ा उद्योग बन गया है, बिजनेस बन गया है, जहाँ पे हम मोम, देखो मधुमक्खी से सिर्फ शहद ही नहीं मिलता, वैक्स भी मिलता है। शहद के अतिरिक्त तो मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मोम से औषधि, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है अभी। वैक्स, आप जो कैप्सूल बनाते हो, कैप्सूल खाइए कभी, वो कवर वाली जिसके अंदर दवाई होती है, ऊपर एक खोल होता है, वो किससे बना होता है, उसमें और भी चीजें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें वैक्स की लेयर भी होती है। तो बहुत सारी दवाइयों के लिए, पॉलिश बनाने के लिए, ग्रीस वगैरह बनाने में वैक्स का उपयोग होता है, मोम का उपयोग होता है। कैंडल तो है ही, वो तो देखी है आपने, मोमबत्ती। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म जैसे कि मक्खी एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खियां है, देखो एपिस सेरेना और इंडिका, ये जो है ये भारतीय मधुमक्खियां है, इनका नाम है एपिस इंडिका, एपिस सेरेना, एपिस, ये सारे जो है भारतीय मधुमक्खियां है, इनका पालन बहुत किया जाता है। एपिस डोर्सेटा एक शेल मक्खी है, चट्टानों पे रहती है, ये चट्टानों पे अपने छत्ते बनाती है, इसीलिए इसको शेल मक्खी कहते हैं, शेल मतलब चट्टान। तथा एपिस फ्लोरी जो कि लिटिल मक्खी कहलाती है, छोटी है साइज में, इन दोनों के कंपैरिजन में। अधिकतर हम जो मक्खी यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, एपिस इंडिका यूज करते हैं, लिख लो ये कहीं पे। मधुमक्खी पालन में ज्यादातर भारत की अगर हम बात करें तो एपिस इंडिका मक्खी को यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत शांत स्वभाव की होती है, एग्रेसिव नहीं होती, आक्रामक नहीं होती, ऐसे नहीं दिखा अटैक कर लिया या थोड़ा सा छेड़ दिया तो काट खाती है। कुछ मधुमक्खियां जैसे कि डॉर्सेटा वगैरह ये बहुत भयानक होती है, जरा सा छेड़ो ताहिमाम मचा देंगी, खा जाएंगी आपको। एक इटली मक्खी, ये इटली की है, कौन, मेलिफेरा, का प्रयोग मधु को उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अंत व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्राय उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर हम शहद की बात करें तो वो इस मक्खी से मिलता है, लेकिन इसको पालना आसान नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ये थोड़ी आक्रामक प्रकार की होती है, डॉर्सेटा वगैरह ये। तो अगर स्वभाव के हिसाब से हम बात करें तो हम ज्यादातर इंडिया में एपिस इंडिका को ही पालते हैं।
इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वे डंक भी कम मारती है और वे निर्धारित छत्ते पर काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता भी करती है। और कौन सी मक्खी यूज कर रहे हैं, तो भाई हम कह रहे हैं कि हम एपिस मेलिफेरा, लेकिन ये फॉरेन की है। आप फॉरेन की मक्खी खरीदोगे उस पर खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन शहद उत्पादन इसमें ज्यादा है, ये डंक भी कम मारती है, डंक कम मारती है और उत्पादन भी बढ़ाती है, प्लस प्रजनन भी ज्यादा करती है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंडिया में एपिस इंडिका को ही जनरली पाला जाता है। ठीक है, व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधु वाटिका जहाँ पे मधु मतलब मक्खियों को पाला जाता है, वो जो गार्डन है वो जो एरिया है जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जा रही है, उसको मधु वाटिका कहते हैं। कैसे होते हैं, अगर आप देखें तो इनमें पिंजरे बने होते हैं, ऐसे लंबा सा एक पिंजरा होता है इस तरह का, ऐसे बड़ा सा बक्सा टाइप होता है, और इस बक्से में अलग अलग चैम्बर होते हैं। जैसे ये चैम्बर अलग है, ये चैम्बर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और हर चैम्बर में मधुमक्खियां रहती है। कृत्रिम रूप से छत्ते बनाए जाते हैं, ऐसी जालियां होती है, उसके ऊपर मोम लगा देते हैं, तो मधुमक्खी उससे आकर्षित होती है, कुछ रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं, मधुमक्खी आकर्षित होती है, फिर ये खुलते हैं। ये ड्रॉर होता है ना, जैसे ड्रॉर सिस्टम, तो भाई ऐसे ड्रॉर खोल सकते हैं, वापस बंद भी कर सकते हैं। तो ये छत्ते होते हैं, ऐसे यहाँ पे मधुमक्खी आके रहने लग जाती है, इस तरह से बहुत सारी रहती है। फिर वो अंडे देती हैं, शहद बनाएंगी, इसके अंदर मोम बनाएंगी। फिर जब वो उनको लगता है कि शहद बन गया है मधुमक्खियों का, अंडे भी दे दिए हैं, प्रजनन भी पूरा हो गया है, तो इनको यहाँ से निकाल के फिर प्रोसेसिंग के लिए मशीनों वगैरह में भेज दिया जाता है, उससे शहद वगैरह निकाल लिया जाता है। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, जब आगे क्लास 12th के अंदर अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो सारा प्रोसेस आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे भी इतना डिटेल में नहीं है वैसे। मधुमक्खी की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों की चारागाह जनकों व मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खी को क्या चाहिए शहद बनाने के लिए? फूलों का रस। तो आप जहां पे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वहां पे फूल होने चाहिए, खेत होने चाहिए, पुष्प ज्यादा होने चाहिए, फूल ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि फूलों से वो मकरंद चूसेगी तभी तो शहद बनाएगी। तो आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो उनको शहद बनाने के लिए हेल्पफुल हो, है ना। मकरंद नहीं चूसेगी क्या, तब तक कैसे बनाएगी? पराग एकत्रित करेगी। पराग क्या होता है? फूलों का कभी पुष्प के बारे में पढ़ा हो आपने, तो फूल में क्या होता है बच्चों? दो होते हैं, एक तो ये होते हैं स्त्री केसर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पढ़ा होगा आपने 7th 8th में, ठीक है। स्त्री केसर होता है। और फिर पुंकेसर होते हैं, ऐसे लंबे लंबे फूलों पे आपने देखे अलग से निकले रहते हैं। गुड़हल में कभी देखा हो, वो गुड़हल का जो पुष्प होता है उसमें लंबा सा ऐसे निकला होता है और पीले पीले ऐसे लगे होते हैं। इनमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, और पराग कणों के साथ चिपचिपा एक स्टिकी पदार्थ भी होता है, और साथ में ये जो ग्रंथियां होती हैं फूल की, वो मकरंद भी स्त्रावित करती है। मकरंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेक्टर। क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। तो नेक्टर, और यहाँ पे इनके अंदर जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं परागकण, परागण, ठीक है। पराग कण के अंदर एक चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं पराग। इसको पोलन किट भी बोलते हैं। तो ये पोलन किट एकत्रित करके आती है और उसी से मोम और शहद बनाती है। अगर किसी को पता हो कि शहद कैसे बनता है, तो मधुमक्खियां ये मकरंद को चूस के आती है फूल से, फिर आके छत्ते के अंदर उल्टी कर देती है। अब जो बच्चे हैं जो पहले ही शहद नहीं खाते होंगे, अब वो बिल्कुल शहद नहीं खाएंगे, लेकिन मैं तो खाती हूँ। उल्टी होती है वो शहद, पता है क्या आपको? लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। ऐसे तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पता, लेकिन हम खाए जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, उल्टी होती है भाई, वो उसके मुंह से निकालती है। आपको क्या करना है? मुंह से निकाले, कहीं से निकाले, आपके लिए तो हेल्दी है ना, खाना है आपको, ठीक है। ऐसे तो कई लोग जो होते हैं गाँव के, वो गोमूत्र भी पीते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो भाई हेल्दी है, अच्छा है, एनर्जी का गुड सोर्स है, तो हमको खाना चाहिए। दवाई की तरह ही खा लो भले ही। चलो, अब चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्मों मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। अब फूल तो हैं, लेकिन कैसे हैं, उनका मकरंद कैसा है, उस पे भी निर्भर करेगा कि मधुमक्खी शहद कैसा बनाएगी। इसलिए आपको पता है शहद की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई शहद मिठास के ऊपर डिपेंड करता है कि मीठा कम है, ज़्यादा दिन तक चलता है, कलर डार्क है, लाइट है। आजकल तो खैर नकली शहद भी बहुत है, तो हमें तो पता ही नहीं चलता।
अब कुछ क्वेश्चन, तो ये मधुमक्खी पालन में आपको इतना ही दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं, तो भैया आपने देखे सिस्टम कल वाली क्लास के अंदर। मछलियां दो तरीके से प्राप्त की जाती है। एक तो प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। मछलियों को जल स्रोतों से, समुद्री जल व ताजा जल जैसे कि अलवणीय जल से लेके आते हैं, फ्रेश वाटर से और मरीन वाटर से। ये मरीन वाला पड़ा था समुद्री जल, और ये फ्रेश वाटर, ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गए। अलवणीय जल नदियां, नहरें और तालाबों में होता है, ठीक है। और दूसरी कौन सी विधि थी, दूसरी विधि भी थी एक, हमने पढ़ी थी। ये तो प्राकृतिक रूप से पहली विधि, तो दूसरी विधि इसमें क्या लिख सकते हो, दूसरी लिख सकते हो आप बिल्कुल, जो हम मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य पालन, या इसी में हमने देखा था अंतः स्थलीय, इनलैंड अंतःस्थलीय विधियां, जहां पे हम तालाब वगैरह बना के और फिर मछलियां पालते हैं। तो सेकंड विधि ये लिख सकते हैं, मत्स्य पालन वाली, जहाँ पे आप आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से तालाब बनाते हैं, है ना, उसमें मछलियां लाते हैं अलग अलग प्रकार की, वो विधि भी एक क्या है, इस विधि को प्राप्त कर सकते हैं। दो विधियां हो गई। दूसरी दोनों विधियां, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मछलियां मिक्स क्यों पाल रहे हैं आप, है ना। तो हमने बताया था कि मान लो हम एक ही मछली पाले, उसका सीजन होता है कि वो बारिश में ही अंडे देती है, तो बाकी सीजन उसकी संख्या कम होती जाएगी। भाई मछलियां तो रोज बिकेंगी, लेकिन उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो अगर हम एक से ज्यादा प्रकार की मछलियां पालते हैं, लेकिन उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि उनकी आहार की आवश्यकताएं अलग अलग हो। ऐसा नहीं है कि दोनों मछलियां जो अलग अलग प्रकार की हमने पाली हुई है वो एक ही प्रकार का खाना खाती हो, नहीं तो वो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। तो मिश्रित क्या होता है, एक तो हमें नुकसान नहीं होगा, मान लो एक प्रकार की कोई मछली नहीं बिक रही, दूसरी बिक जाएगी, प्लस हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा उसके जनन का। तो मिश्रित के क्या क्या हमें लाभ है, इस प्रक्रिया में देशी और आयातित प्रकार की मछलियां एक साथ रहती है। एक तो हमें इंडिया में बेचनी है ना, इंडिया के लोग खा रहे हैं जो देशी है अभी, क्योंकि इंडिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। भाई को और भी कहीं हो सकता है, मान लो अमेरिका में है, तो अमेरिका में एक तो वो जो अमेरिका में बहुत बिक रही है, ऐसी कुछ मछलियां जो अमेरिका से एक्सपोर्ट की जाती है ना, बाहर भेजी जाती है क्योंकि उसकी डिमांड बाहर ज्यादा है, वहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही एक तो देसी मछलियां जो यहाँ पे बहुत बिक रही है, ठीक है। दूसरा हम उसको आयात कर रहे हैं, जैसे वही अमेरिका ने भेजी, अमेरिका की फिश कोई पॉपुलर है, वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, बिकती भी बहुत है, तो हमने अमेरिका से ला के उसको यहाँ पे प्रजनन करवाया, यहाँ पे उसकी संख्या बढ़ाई। तो आयात का मतलब क्या होता है, आयात निर्यात तो सुना होगा, निर्यात तो एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, आयात बाहर की चीज़ को लेके आना। तो दो तरह की मछलियाँ, एक तो हमारी घरेलू मछलियाँ इंडिया की, जैसे लोबियो है, कतला है, रोहिता है, बाकी बाहर की फिशेज भी लेके आएंगे हम जो बहुत ज़्यादा बिकती है, जैसे प्रॉन की कई स्पीशीज़ है ना, बहुत अच्छी बिकती है, तो उनको हम यहाँ पे लाके पाल सकते हैं, उससे पैसा मिलेगा। एक ही तंत्र में, एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की स्पीशीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। भाई एक साथ आप बहुत सारी मछलियाँ पाल सकते हो मिश्रित में। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो और उनके आहार भी भिन्न भिन्न हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा, प्लस आपको प्रजनन, ये भी आप लिख सकते हो कि कुछ मछलियां केवल वर्षा ऋतु में प्रजनन करती है, तो मिश्रित कृषि, मिश्रित मछली उत्पादन में हमें प्रजनन का इंतजार नहीं करना पड़ता। लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्रजनन का इंतजार नहीं करना पड़ता। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। अब जब सारी मछलियां जो है वो क्या कर रही है, अलग अलग खाना खा रही है, तो तालाब के हर चीज का यूज हो रहा है। कुछ मछलियां नीचे का खाना खा रही है, कुछ पौधे खा रही है, कुछ ऊपर जो तैर रहे हैं सूक्ष्म जीव उनको खा रही है, तो हमें यूज हो जाता है। जैसे कतला, ये हमने ये सब क्लास से ही लिया है, हमने पढ़ा है, बस आपको बताना है क्या क्या लिखना है आपको। जैसे कतला की हमने बात की थी, तो कतला जल की सतह पर खाती है ना। जो रोहू होती है, रेहू या रोहू, वो तालाब के मध्य क्षेत्र में रहती है, वहां का खाना खाती है। मृगल और कॉलम जो है वो कार्प है, वो तली पे रहती है, बेसमेंट में रहती है, वहां से खाना खाती है। तो खरपतवार भी खा जाती है, और ग्रास ऊपर तो खरपतवार भी खा रही है जो हमारे लिए वेस्ट है।
तो हमारा यूज हो रहा है। अतः ये मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना भोजन आहार लेती है। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये लाभ हो गए, ये सब हमने क्लास में देखे, वही लिखने हमें। नेक्स्ट है कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए। अभी हमने जस्ट बात की कि हम एपिस इंडिका को ही बढ़ावा दे रहे हैं या मेलिफेरा को ही क्यों पाल रहे हैं। पहला, एक तो मधु उसमें बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, शहद का उत्पादन अच्छा हो, ज़्यादा आक्रामक नहीं होनी चाहिए, है ना, कम खर्चे में काम चल जाए, डंक नहीं मारती हो, वरना रोज आपके काट काट के, वैसे तो वो पूरा ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं मछली का, जो मधुमक्खी है उसको बचने का, ठीक है, तो वो ट्रैक सूट पहन के रखते हैं, तो उनको एकदम अटैक नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम कम आक्रामक मधुमक्खियों को पालते हैं। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियां निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इसमें मधु एकत्रित करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, ज्यादा शहद मिले, डंक कम मारे, इनमें निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहे और प्रजनन भी तीव्रता हो। भाई रिप्रोडक्शन ज्यादा करे, बच्चे पैदा ज्यादा करे, प्रजनन तो समझते हैं, बच्चे पैदा ज्यादा करना, बहुत बार आ गया वर्ड। ज्यादा आएगी तो ज्यादा मधुमक्खियां होगी, ज्यादा मधुमक्खियां तो शहद भी ज्यादा बनेगा। प्लस एक बार देखो ये छत्ता चेंज करती रहती है, आपने भी देखा होगा मधुमक्खियों के कुछ छत्ते बहुत सालों से ऐसे पड़े हुए हैं, फिर वो धीरे धीरे गिर जाते हैं नीचे जब उस मधुमक्खियां उसको छोड़ के चली जाती है छत्ते को। तो एक समय पे काफी एक छत्ते के अंदर बहुत टाइम तक रह ले, क्योंकि हम तो आर्टिफिशियली बना रहे हैं। अगर वो बार बार चेंज करती रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा वो कब चेंज करेगी, कब छत्ता बनाएगी, और हमें छत्ते भी ज्यादा बना के रखने पड़ेंगे कृत्रिम वाले। तो ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। चारागाह क्या होते हैं और ये मधु उत्पादन में कैसे संबंधित, ये भी आज की क्लास में पढ़ा। चारागाह क्या है, जहां पे आप मधुमक्खी उत्पादन कर रहे हैं वहां के आसपास फूल वगैरह के पौधे ज्यादा होने चाहिए, फूलों की किस्में अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, ताकि मधुमक्खियां उनको पराग और मकरंद को चूसे और शहद बनाए। तो चारागाह क्या है, चारागाह खुले मैदान है जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं फूल वाले, उन्हें हम चारागाह कह रहे हैं। वैसे जो गायों को चराने के लिए यूज करते हैं उनको भी चारागाह कहते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो मीनिंग है वो मधुमक्खी से निकल के आ रहा है, क्योंकि मधु उत्पादन के लिए बोला है। चारागाह वे स्थान होते हैं जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियां होती है, जिनसे मधुमक्खियां फूलों से मकरंद और पराग एकत्रित करती है। चारागाह की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता और स्वाद को निर्धारित करती है। ये सब हम अभी पढ़ के आए हैं। इसीलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतने ही किस्में मधु के स्वाद की भी होंगी, अलग अलग प्रकार का शहद मिलेगा टेस्ट वाइज। अतः मधु उत्पादन चारागाह से संबंधित है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। ये वो ब्लू वाले क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा।